सोशल मीडिया पर आपने कई प्रकार की कहानियां क्राइम स्टोरी के बारे में सुना होगा। इसमें सबसे अधिक जो कहानियां इससे प्रचलित हैं, सबसे अधिक आती हैं सोशल मीडिया पर, वो पति पत्नी के बीच में आती हैं, उनकी बेवफाई के बीच में आती हैं। उनकी बेवफाइयों की कहानियां होती हैं, किस तरह पति पत्नी को मार देता है तीसरे के चक्कर में, और किस तरह तीसरे के चक्कर में पत्नी पति को मार देती है। कभी ड्रम में डाल देती है, कभी कटर से टुकड़े टुकड़े कर देती है, नाले में डाल देती है। लेकिन मैं जो आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ, जो सत्य घटना है, वह है भाई बहन के प्यार की। वो भाई जो अपनी बहन के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार था, लेकिन समाज के लोगों ने उसके साथ वो किया कि मजबूरन उसको इस तरह के कदम उठाने पड़े कि उन दोनों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कहानी के अंत तक बने रहे और अपने कमेंट जरूर दें कि इसमें गलती किसकी थी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने चैनल पर क्राइम स्टोरी विद आशीष में फिर एक सनसनीखेज वारदात। भाई बहन की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भगवानपुर गांव की, जहां पर रहने वाला इंद्र सिंह अपनी बहन मीनाक्षी के साथ रहा करता था। इंद्र सिंह गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर एक गत्ता फैक्ट्री थी, उस गत्ता फैक्ट्री में काम करता था। जो पैसे मिलते थे दोनों भाई बहन उससे गुजारा करते थे। चूंकि 15 वर्ष की आयु में जब 15 साल का था, तब इंद्र सिंह के पिता और माता दोनों लोगों की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। जो मीनाक्षी थी उसकी बहन थी, उससे छोटी थी और इंद्र सिंह की वह दुलारी भी थी। वह स्वयं तो कुछ नहीं बन पाया था, लेकिन चाहता था कि उसकी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, इसलिए वो अपनी बहन को पढ़ने के लिए भी भेजता था। उसकी बहन एक कॉलेज की छात्रा थी और घर के काम निपटाने के बाद में सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी और शाम को 4 बजे कॉलेज से आती थी, घर के सभी काम निपटाती थी। दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रह रहे थे। 12 अक्टूबर 2025 को मीनाक्षी अपने भाई इंद्र सिंह से कहती है कि उसे कॉलेज की फीस जमा करनी है। कई दिनों से उसने कॉलेज की फीस जमा नहीं की है, इसलिए स्कूल वाले कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कह रहे हैं। जब कॉलेज की फीस वो जमा करेगी तभी उसे एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, अन्यथा उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इंद्रजीत यहाँ उसको बताता है कि अभी तो उसको फैक्ट्री से कोई भी पेमेंट भी नहीं मिली है और पेमेंट मिलने के कोई आसार भी नहीं है, लेकिन तू चिंता न कर, मैं किसी से भी उधार लेकर तेरे फीस की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर इंद्र सिंह खाना खा पी कर बाहर निकल जाता है। रास्ते पर यही सोचता है कि अपने बहन की कॉलेज की फीस वो शाम तक कैसे जमा करेगा। फिर उसे अपने मित्र तरुण की याद आती है। वह तरुण से बात करता है और कहता है कि उससे अपनी बहन की फीस जमा करने के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता है, 6,000 रुपये की आवश्यकता है। क्या वह उसे दे सकता है? बहुत जल्दी कमा कर उसको दे देगा। तरुण की जो नजरें थी वो इंद्रजीत की बहन यानी मीनाक्षी पर भी थी। तरुण हमेशा मीनाक्षी के बारे में सोचा करता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने अच्छा मौका देखा, उसने तुरंत 6,000 रुपये इंद्रजीत को दिए और कहा कि अपनी बहन को दो और जाके फीस जमा करे इस कॉलेज की और पढ़ाई अपनी पूरी करे, और जब उसके पास पैसे हो तो वो उसको पैसे दे दे। वो उससे कभी पैसे नहीं मांगेगा, जब उसके पास होते जाए वो देता जाए। इंद्रजीत को भी लगा कि तरुण उससे अच्छी दोस्ती निभा रहा है और खुश होते हुए पैसा लेकर अपनी बहन को दिए। फीस जमा की गई। बहन पहले के तरीके से सुबह 9 बजे घर से सब कार्य करने के बाद में कॉलेज जाने लगी। एक दिन जब मीनाक्षी अपने घर से निकलकर, एक चूंकि बस स्टैंड था, बस स्टैंड के पास खड़ी होती तो वहां पर उसको ऑटो मिलता था और ऑटो से वह कॉलेज जाया करती थी। एक दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो बस स्टैंड पर ही उसको तरुण मिल जाता है और तरुण सिर्फ बातों ही बातों में उससे कहता है कि उसने उसकी फीस जमा की है, उसके भाई को 6,000 रुपये दिए थे और वह रुपए उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। जब मीनाक्षी उससे कहती है ऐसा क्यों, तो कहती है कि वह नहीं चाहता कि वह फीस उसकी वापस करे, उसके रुपए दिए उसे वापस करे, बस वह उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता है। इतना सुनने के बाद में मीनाक्षी ने चौराहा पर ही एक तमाचा तरुण के मार दिया। तरुण को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। मीनाक्षी ने उससे यह भी कहा कि दोबारा कभी उसका रास्ता रोकने की कोशिश ना करे, वरना अपने भाई को बता देगी। और वहां से रोज की तरह वह अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। यही मीनाक्षी की सबसे पहली गलती थी। उसने इस बारे में अपने भाई इंद्रजीत को तरुण की किसी भी बदतमीजी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन चूंकि तरुण का तमाचा भरी बाजार में लगा था, भरे चौराहे पे लगा था, जिसका दर्द तरुण के दिल में बैठ गया था। अब तरुण हर हाल में मीनाक्षी से बदला लेना चाहता था, मीनाक्षी को अपना बनाना चाहता था। तरुण के दिमाग में शैतानी षड्यंत्र चलने लगा था। इस षड्यंत्र के तहत तरुण ने सबसे पहले जिस ऑटो से अक्सर मीनाक्षी कॉलेज के लिए जाती थी, उस ऑटो वाले सुरेश से सबसे पहले बात की और सुरेश से कहा कि वो मीनाक्षी को किसी तरीके से मेरे पास ले आए। सुरेश ने पहले तो मना कर दिया कि ये गलत है, लेकिन जब तरुण ने 10,000 रुपए का लालच दिया तो तरुण रुपए के लालच में मीनाक्षी को उसके पास लाने के लिए तैयार हो गया। अब साजिश के तहत सुरेश ने अपने पास एक चाकू रख लिया और इंतजार करने लगा कि मीनाक्षी कब उसके पास में बस स्टैंड पे आए और उसके साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो।
एक दिन हुआ ऐसा ही, थोड़ा सा सन्नाटा था, मीनाक्षी कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पे आई, सुरेश उसे वहां पे मिला। जब वो सुरेश के साथ बैठ कर वो जाने लगी, तो करीब स्टैंड से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में सुरेश ने यह कहकर ऑटो बंद कर दी कि उसका ऑटो खराब हो गया है, देखता हूँ क्या गड़बड़ी है। यह कहकर वो नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद में उसने चाकू निकाल के मीनाक्षी के गले पे लगा दिया और बगल में ही गन्ना यानी ईख के खेत थे, उन खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसने कहा अगर वो आवाज करेगी तो चाकू से उसकी गर्दन को रेत देगा। इसके बाद में सुरेश ने वहीं से तरुण को फोन किया। उसने बताया कि मीनाक्षी उसके जाल में फंस चुकी है और वह फला जगह पर गन्ने के खेत में मौजूद है। थोड़ी ही देर बाद में तरुण भी अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया। इसके बाद में दोनों लोगों ने डरा धमकाकर सबसे पहले तरुण ने उसके साथ में गंदा खेल खेला। जब तरुण का मन भर गया तो उसने सुरेश से भी कहा कि वह भी इसके साथ में अपना मन बहला सकता है। दोनों लोगों के गंदा खेल खेलने के बाद में मीनाक्षी को वहीं पर छोड़कर वे दोनों भाग गए। जैसे तैसे मीनाक्षी अपने घर वापस आई और चुपचाप घर में रोती रही। शाम को उसका भाई इंजीत आया तो उसने उससे भी ज्यादा बात नहीं की। इंजीत ने पूछा भी कि वो आज इतना सुस्त क्यों है, तो मीनाक्षी ने केवल थकान के बारे में बताया कि आज बहुत थकी हुई है, इसलिए आज वह जल्दी सोना चाहती है। यही उस मीनाक्षी की दूसरी गलती थी। मीनाक्षी को उस समय अपने भाई को बता देना चाहिए था, लेकिन चूंकि तरुण जो था वो एक दरोगा का लड़का था, तो जब इन लोगों ने उसके साथ में गलत काम किया था तो धमकी भी दी थी कि उसके पिता पुलिस में है और उसको जबरदस्ती दोनों लोगों को मरवा भी सकते हैं। अकेली लड़की थी, बिन माँ बाप की थी, भयभीत हो गई थी। इस भय के कारण अपने भाई की जान बचाने की वजह से उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने भाई को नहीं बताया। मीनाक्षी ने भी सोचा कि बात आई गई हो गई, इस बारे में ज्यादा किसी से बात ना करे। वो भी खामोश हो गई और रोज के तरीके से फिर वही नित्यक्रिया, सुबह खाना पीना बनाना, अपने भाई को गत्ता फैक्ट्री भेजना, भेजने के बाद 9 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलना। लेकिन चूंकि मीनाक्षी ने ये बात किसी को नहीं बताए थे, तो इस बात पर तरुण के और सुरेश के हौसले बुलंद हो चुके थे। अब उन्होंने उसको फिर दोबारा शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मीनाक्षी ने दोबारा ऑटो से जाना बंद कर दिया था, वो बस से जाया करती थी, तो शिकार को इतनी जल्दी फंसाना आसान नहीं था। तो इस बारे में तरुण ने जब सुरेश से कहा, चूंकि अब दोनों लोग गलत कार्य एक साथ कर चुके थे तो दोस्त भी हो गए थे, तो जब तरुण ने सुरेश से कहा तो फिर जो उनकी सहेली थी सपना, सपना से संपर्क किया गया और सपना से कहा गया कि किसी भी तरीके से मीनाक्षी को लेकर वो खेत की तरफ आए। इस बाबत सपना को 10,000 रुपए का लालच भी दिया गया था और उस लालच की आगोश में आकर सपना ने मीनाक्षी से कहा कि वो खेतों की तरफ को सब्जी लेने जाना चाहती है। अकेली होने के कारण उसे डर लग रहा है क्या वह उसके साथ चलेगी। और मीनाक्षी चूंकि माँ बाप की डेथ हो चुकी थी तो बड़ा भोली भाली थी, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि लड़की है। जब ये लोग थोड़ी दूरी पे जाके गन्ने के खेत के आसपास पहुंचे तब उन्हें तरुण और सुरेश दोनों आते दिखाई दिए। मीनाक्षी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि आज उसके और सपना के साथ में गलत होगा, लेकिन उसको बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ गलत होगा, ना कि सपना के साथ, चूंकि वो सपना ही उसको फंसा के लेके आई। इसके बाद में सुरेश ने उसका मुंह दाब लिया, दाब कर गन्ने के खेत में ले गए। सपना बाहर पहरेदारी करती रही और दोनों लोगों ने बारी बारी से उसके साथ फिर गंदा खेल खेला और इस तरह गंदा खेल खेलने के बाद में सब अपनी जगह से फरार हो गए। मीनाक्षी लड़खड़ाते हुए किसी भी तरीके से घर पहुंची और चुपचाप जाकर लेट गई। शाम को जब उसका भाई आया तो मीनाक्षी ने बताया उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, आज उसको काम कुछ ज्यादा था, इसकी वजह से वो थकान ज्यादा लग रही है, तो आज वो जल्दी सोना चाहती है और खाना पीना भाई को खिलाकर वो जल्दी सो गई। चूंकि जो भाई था इंद्रजीत, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, चूंकि भाई बहन ही दोनों लोग थे। उसको भी लगा कि दिन भर बहन काम करती है, थकान हो सकती है। अचानक एक दिन काम करते करते सुबह के समय मीनाक्षी जब काम कर रही थी तो चक्कर खाकर गिर जाती है। इंद्रजीत भी चौंक जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो थोड़ी 2 साल था, महिला डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। उसको बताता है महिला डॉक्टर को कि आज सुबह काम करते करते बहन उसकी अचानक गिर गई, शायद इसको कमजोरी आ गई है। लाओ डॉक्टर जब उसका बराबर चेकअप करते हैं तो पाते हैं कि ये 1 महीने से प्रेग्नेंट है, और ये बात वो मीनाक्षी को भी बताते हैं और इंद्रजीत को भी बताते हैं। डॉक्टर जब इंद्रजीत को बताता है कि तुम्हारी बहन 1 माह से गर्भवती है, तो इंद्रजीत के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बहन से केवल एक ही बात पूछता है कि बहन, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने भी मुझे धोखा दिया। सुनकर बहन रोने लगती है। अब इंद्रजीत सोचता है कि अस्पताल में वो इस तरह का बखेड़ा ना खड़ा करे, तो उसको लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद में बहुत प्यार से वो अपनी बहन से रो कर पूछता है कि आखिर बहन, मैंने तो तेरे खातिर शादी भी नहीं की, मैं चाहता था पहले तेरी शादी हो जाए, आखिर ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई कि तूने मेरे साथ ये धोखा किया। तब उसकी बहन रोते रोते उसको पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बताती है। इतना सुनकर इंद्रजीत का खून खौल जाता है। वो सोचने लगता है कि उन दोनों लोगों को अभी मार दे, लेकिन फिर सोचता है कि उसका ऐसा करने के बाद में उसकी बहन अकेली रह जाएगी, उसके साथ क्या होगा। इस बाबत इंद्रजीत फिर अपनी बहन को लेकर जाकर
थाने पहुंचता है। थाने में चूंकि जो दरोगा जी होते हैं, दरोगा अजीत सिंह, वो तरुण के पिताजी सुखपाल सिंह के मित्र होते हैं। जब इंजीत उनसे कहता है कि उसकी बहन के साथ इस तरह से गलत घटना हुई है, एफआईआर दर्ज की जाए, तो दरोगा अजीत सिंह होते हैं, चूंकि वो उसके पिता तरुण के पिताजी होते हैं, उसके मित्र भी होते हैं, तो किसी तरीके से टहला देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग गरीब लोग पैसे वाले लोगों के ऊपर इसी तरीके से इल्जाम लगाते हो, गलत काम करते हो, और फिर पैसे लेने के लिए अमीर लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हो। यह कहकर उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज की। जब थाने से इंद्रजीत चला आता है तो सोचता है कि वो ना जो पंचायत होती है, गांव की जो पंचायत होती है, सरपंच को बताकर क्यों ना पंचायत ही करवा ली जाए। वो सरपंच को सभी बात बताता है, तो सरपंच कहते हैं कि बात सही है, इस तरह घटना हुई है तो हम तुरंत आज ही एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में सुरेश को तरुण दोनों लोग बुलाया जाता है। सभी लोगों को बुलाया जाता है तो वहां पर तरुण कहता है कि जब तक मैंने इन लोगों को रुपए दिए थे, मैंने अपने रुपए नहीं मांगे थे, तब तक इन लोगों ने कोई भी इल्जाम नहीं लगाए। जो ही मैंने अपने रुपए मांगने शुरू कर दिए थे, इन लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा दिए। क्योंकि तरुण के पिता दरोगा थे, गांव के लोगों का रुझान भी उधर ही हो गया और सभी लोगों ने इंद्रजीत और मीनाक्षी को गलत ठहरा दिया। पंचायत ने भी फैसला दिया कि भोले भाले लोगों पर इस तरह कोई इल्जाम इंद्रजीत ना लगाए, मीनाक्षी ना लगाए। अगर दोबारा से इस तरह से कोई भी इल्जाम लगाया तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और पंचायत से भी दोनों लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इंद्रजीत के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसे अपने बहन के साथ हुए इस प्रकार के कृत्य का बदला लेना है, और वो एक दिन घर से गड़ासा लेकर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब वो पूरे गांव में उन लोगों को खोज रहा था, तब उसे जानकारी हुई कि दोनों लोग एक ठेके में बैठकर शराब पी रहे हैं। इंद्रजीत सीधा वहां ठेके में पहुंचा, वहां देखा दोनों लोग शराब पी रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ सबसे पहले तरुण के ऊपर हमला कर दिया और तरुण के हाथ पैरों को उसी गड़ासे से काट दिया, उसकी गर्दन को भी अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर वहां पर एकदम से डर का माहौल हो गया, सभी लोग भाग गए। इसी बीच में सुरेश भी वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन इंद्रजीत के ऊपर इस समय भूत सवार था, उसे किसी भी हाल में अपनी बहन के साथ हुए इस तरह के कृत्य का बदला लेना था। उसने सुरेश को भी दौड़ाकर रास्ते में पकड़ कर उसके सर पर 3-4 गलासे से हमले किए। जब सुरेश गिर गया तो जैसे तरुण को उसने टुकड़े टुकड़े काटा था, ठीक उसी तरीके से सुरेश को भी टुकड़े टुकड़े में काट दिया। भीड़ का मजमा लग गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंद्रजीत के रौद्र रूप के सामने उसको पकड़ सके। और इतना करने के बाद में इंद्रजीत वहां से फरार हो गया। तब किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडियों को उठाया, कब्जे में किया और इंद्रजीत की खोज शुरू हुई। दूसरे दिन इंद्रजीत को पकड़ भी लिया गया। और जब इंद्रजीत एसपी के सामने पेश हुआ, तो जब एसपी को उसने पूरी कहानी बताई, अपनी बहन के साथ हुई घटना, और थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, पंचायत में उसकी सुनवाई नहीं, तो एसपी साहब के भी आंखों में आंसू आ गए कि इंद्रजीत के साथ न्याय तो नहीं हुआ, लेकिन उसने मर्डर तो किया था, उसने तो कृत्य कर दिया था, जिसकी सजा तो उसे अब कानूनन मिलनी ही थी। तो इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी गई। कमेंट करके आप लोग ये बताएं, क्या इंद्रजीत ने सही किया या गलत किया है, या उसे कानून से या किसी से मदद लेनी चाहिए थी। अब आगे के फैसला तो भविष्य के गर्भ में है कि जज साहब उसके ऊपर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इंद्रजीत पुलिस कस्टडी में है। इस तरह की अन्य क्राइम स्टोरी के बारे में चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।